हेलो एवरीवन, वेलकम टू मानस अकेडमी। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ग्रामीण परिवेश का पहला क्वेश्चन है। तो इसी प्रकार के हम 35 प्रश्न करेंगे आज की इस क्लास में, जो कि प्रीवियस ईयर होंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आने वाली लेखपाल की परीक्षा जो कि 19 जून को प्रस्तावित है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो क्लास को एंड तक देखें और ऐसी ही क्लासेस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास हेतु किन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। तो कृषि पर ध्यान केंद्रित करने की है, पशुपालन, भूमि व्यवस्था एवं भूमि सुधार, या फिर ये सभी। तो आप सभी जानते हैं जो ये जितने भी कार्य हैं ये सब कृषि जो गांव से रिलेटेड है, तो सभी पे विकास करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे ये सभी हो जाएगा, यानी कि डी। तो ग्रामीण क्षेत्रों में विकास का मुख्य आधार कृषि, पशुपालन, भूमि व्यवस्था, भूमि सुधार को माना जाता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक सेवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इन सेवाओं को उन्नत करके ही ग्रामीण विकास की संकल्पना को सार्थक बनाया जा सकता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को एंड तक बने रहें, क्योंकि ज़्यादातर प्रश्न मैंने इसमें लिए हैं वो हैं सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर के, यूपी ट्रिपल एस सी में जो भी आए प्रीवियस ईयर में वो सारे प्रश्न हैं ज़्यादातर। तो अगला जो प्रश्न है वो है आपका, और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है लेकिन कृषि नहीं, यानी कि सब प्रतीक्षा करते हैं। अब इसमें क्या होता है, कृषि में जब अगर पानी की ज़रूरत हो तो पानी देना पड़ेगा, उसमें प्रतीक्षा नहीं की जा सकती। यह उद्गार किसका है, यह कथन किसका है, ये बताना है यहाँ पे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, जगजीवन राम, लाल बहादुर शास्त्री या सिकंदर वक्त। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि हैं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1947 में कृषि की प्रासंगिकता को समझते हुए कहा था कि और को सभी प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं। कृषि कार्य के लिए विशेष मौसम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए मौसम के अनुरूप ही कार्य का संचालन किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में रोजगार करने में कृषि का कौन सा कितना योगदान है। तो इसमें जो रोजगार है उसमें कितना योगदान है कृषि का, वो बताना है यहाँ पे। तो 35%, 47% या फिर 57 या फिर 65। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, 57%। अब अगर देखी जाए तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय जो कृषि में जनता लगी हुई थी, जो रोजगार था वो कितना था, 80 प्लस था, 80% प्लस था। तो अब यहाँ पे दूसरे रोजगार जो दूसरे क्षेत्र हैं उसमें जा रहे हैं लोग। तो ये कहीं ना कहीं विकसित देश की एक पहचान होती है कि जितना कम होगा, ये अब यहाँ पे अपना देश क्योंकि विकासशील है तो यहाँ पे कितना है, 57%। जितना नीचे आता जाएगा विकसित देश की श्रेणी में उतना आगे बढ़ता जाएगा अपना देश। तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन सी। वर्तमान समय में भारत में 57% लोग कृषि कार्य में संलग्न है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत की कृषि की यह मुख्यतः विशेषता है कि इस क्षेत्र में अधिक के लोग रोजगार करते हैं, रोजगार प्राप्त करते हैं, परंतु वास्तव में जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा छिपी हुई बेरोजगारी, छिपी हुई को एक कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो ये इसी के अंतर्गत आती है, प्रच्छन्न बेरोजगारी। अब यहाँ पे क्या है, भारत के ग्रामीण क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी की समस्या अधिक चुनौतीपूर्ण है। कृषि में संलग्न एक बहुत बड़ी जनसंख्या भले ही रोजगार की श्रेणी में अंतर्गत आती, परंतु उत्पादन कार्य में इनकी भूमिका शून्य होती, क्योंकि यहाँ पे जैसा कि आप जानते हैं 4 लोग लगेंगे तब भी उतनी पैदावार होगी और 3 लोग लगेंगे तब भी। तो ये छिपी हुई बेरोजगारी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही वीडियोज़ के लिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 4 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन से उद्योग कृषि आधारित हैं। तो यहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, रेशम उद्योग। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं ये सभी कृषि आधारित उद्योग हैं। अब यहाँ पे अगर गन्ना उद्योग, चीनी उद्योग आता वो भी चीनी उद्योग है ही। तो ये सब आपके कृषि संबंधित हैं, ठीक है। अब अगला है, कुल निर्यात में कृषि और उससे संबंधित वस्तुओं का अनुपात लगभग कितना है। तो पहला ऑप्शन है 32%, बी है 34, सी है 36.8% और लास्ट है 42.7%। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा 36.8%। कुल निर्यात में कृषि और उससे संबंधित वस्तुओं का अनुपात लगभग 36.8% है। इसके अंतर्गत
कच्चे एवं तैयार माल दोनों शामिल किया जाता है जो कृषि उत्पाद के द्वारा प्राप्त किया जाता है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है। तो भारतीय कृषि की विशेषता कौन सी नहीं है? उत्पादन में अनिश्चितता, निम्न उत्पादकता, अल्प एवं छिपी बेरोजगारी, सीमित लोगों की भूमिका। तो यहाँ पे जैसा कि अभी पहले प्रश्न में बताया था, इससे पहले वाले में, कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे क्या, सीमित लोगों की भूमिका, सीमित लोगों की भूमिका नहीं होगी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 7 नंबर प्रश्न की ओर। तो 7 नंबर प्रश्न है, कृषि में निम्न उत्पादन के सामान्य कारण क्या हैं? तो निम्न उत्पादन के सामान्य कारण बताने, पहला अपर्याप्त वित्त एवं विपणन सेवाएं। अगला है आपका निरुत्साहजनक ग्रामीण वातावरण। अगला है कृषि क्षेत्र में अधिकांश लोगों का जुड़ा होना। उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 8 नंबर प्रश्न की ओर। 8 नंबर प्रश्न है, कृषि में निम्न उत्पादन का तकनीकी कारण नहीं है। निम्न उत्पादन का तकनीकी कारण नहीं है। अपर्याप्त सिंचाई सुविधाएं, तकनीकी का पिछड़ापन, पर्याप्त वित्त एवं विपणन, और है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 9 नंबर प्रश्न। भारत में प्रति व्यक्ति जोतों का आकार कितना हेक्टेयर है? तो प्रति व्यक्ति की अगर बात की जाए तो कितना है यहाँ पे? तो भारत में प्रति व्यक्ति जोतों का आकार प्रति व्यक्ति केवल 1.6 हेक्टेयर, जो विश्व में बहुत कम है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कम है। पारिवारिक विवादों के कारण भाइयों के मध्य भूखंड का निरंतर विभाजन हो जाता है, इसलिए बाद में जोतों के आकार छोटे होने के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, भारत में जोतों के आकार का छोटा होने का मुख्य कारण क्या है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, पारिवारिक। ठीक है, पारिवारिक। अगला है, भारत में स्वतंत्रता से पूर्व कितने प्रतिशत भूमि के लिए सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध थी? तो कितनी थी यहाँ पे? पहला ऑप्शन है 25%, 30%, और सी है 19%, और डी 10%। तो यहाँ पे सही कौन सा है? 19%। भारत में अधिकांश किसानों को आज भी सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर होना पड़ता है। भारत में स्वतंत्रता से पूर्व 19% भूमि के लिए सिंचाई की व्यवस्था उपलब्धि वर्तमान में बढ़कर कितनी हो गई है? 36% हो गई है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र सिंचित है? भारत का कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र सिंचित है? तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका? 36% हो जाएगा यहाँ पे, 36%। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आगत है? तो कौन सा है? बीज, सिंचाई, बीज, कृषि यंत्र, या ये सभी? तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा। बीज, सिंचाई, कृषि यंत्र, ये सभी कृषि आगत हैं। इसके अलावा उर्वरक को भी कृषि आगत की श्रेणी में रखा जाता है। कृषि आगत ऐसे साधन जिनका उपयोग कृषि उत्पादन कार्यों में किया जाता है। इसके अभाव में कृषि कार्यों को सफल बनाना संभव नहीं है। उन्नत बीज को विकसित करने हेतु 1963 में राष्ट्रीय बीज निगम का गठन किया गया। तो यहाँ पे ये वाली चीज़ लिखने लायक है कि राष्ट्रीय बीज निगम कब हुआ था गठित? तो 1963 में। अगला, भारत में राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब हुई? तो ये वाला प्रश्न आ गया जो अभी डिस्कस हुआ है यहाँ पे। तो ये हो गया वर्ष 1963। ठीक है, 1963। अगला प्रश्न, प्रायोगिक बीज फसल योजना की शुरुआत किस फसल मौसम में हुई? तो किस फसल मौसम में हुई थी? तो यहाँ पे हुई थी आपकी खरीफ। अगर खरीफ की फसल की बात की जाए, मुख्य फसल की, तो कौन सी हो जाएगी? चावल। और रबी की मुख्य फसल रबी हो जाएगी आपकी गेहूँ। ठीक है, तो यहाँ पे प्रायोगिक बीज फसल योजना खरीफ मौसम के साथ प्रारंभ हुई। खरीफ मौसम के दौरान चावल, मूंग फसलों की बुआई की जाती है। इन फसलों की बुआई जुलाई अगस्त माह में की जाती है। और अगर बात की जाए इसके उत्पादन की, तो नवंबर के शुरुआत में होने लगती है इसकी। और अगला है, राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है ये बताना। तो ये है आपका बनारस, यानी कि वाराणसी में। राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र का मुख्यालय वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। यह केंद्र बीजों
की गुणवत्ता हेतु रेफरल करता है, बीजों की गुणात्मकता की जांच करता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बृहत सिंचाई योजनाएं होती हैं, तो बृहत सिंचाई योजनाएं कौन सी होती हैं, इस पे बात करते हैं। तो पहला ऑप्शन है 2000 हेक्टेयर या उससे कम। अगला है 20,000 हेक्टेयर से अधिक किंतु 10,000 हेक्टेयर से कम। अगला है 10,000 हेक्टेयर से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे सी, 10,000 हेक्टेयर से अधिक। ठीक है, ये हो जाएगा और ये इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में देश की समूची सिंचाई क्षमता का कितना प्रतिशत उपयोग में लाया जा रहा है, तो कितना लाया जा रहा है, यहाँ पे 86.1%। ठीक है, 86.1%। अगला प्रश्न है, भारत में लगभग 90% सिंचाई किस क्षेत्र किसके अंतर्गत है, तो किसके अंतर्गत है, बॉर्डर प्रणाली, चेक बेसिन, स्प्रिंकलर और सतही सिंचाई। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, सतही सिंचाई। सतही सिंचाई, भारत में लगभग 90% क्षेत्र सतही सिंचाई द्वारा सिंचित किया जाता है। सतही सिंचाई का तात्पर्य भूजल द्वारा किए जाने वाले सिंचाई से है। भारत में नलकूपों एवं तालाबों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई की जाती है। मानसूनी निर्भरता के कारण भारत में सिंचाई के अन्य स्रोतों को विकसित किया गया। भारत में बहुप्रचलित सिंचाई स्रोत ट्यूबवेल है। इसके माध्यम से करीब 45% भूमि पर सिंचाई की जाती है। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो पहले नंबर पे सिंचाई के मामले में कौन आएगा, आपका नलकूप आ जाएगा। ठीक है, नलकूप आ जाएगा। दूसरे नंबर पे कौन आ जाएगा, नहर आ जाएगा। ठीक है, नहर दूसरे नंबर पर नहर और पहले पे आपका नलकूप। अगर इसकी परसेंटेज की बात की जाए तो 66% है। ठीक है, केवल नलकूप का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये सारे प्रश्न आए हुए हैं। अगला है, बहुप्रचलित सिंचाई का स्रोत है, तो बहुप्रचलित जैसा कि अभी बात की गई, नलकूप या फिर ट्यूबवेल। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ट्यूबवेल। ठीक है, ट्यूबवेल। अगला प्रश्न, सिंचाई में जल प्रयोग की कुशल मितव्ययिता के अनुसार कौन सी प्रणाली श्रेयस्कर है, तो कौन सी है आपकी, ये हो जाएगी ड्रिप प्रणाली। ड्रिप प्रणाली, इसमें क्या होता है, फव्वारे लगाए जाते हैं खेतों में, तो उससे सिंचाई होती है और उसको आगे बढ़ाते रहते हैं जब जितनी हो जाती है। इसमें पानी की सबसे ज़्यादा बचत होती है, बहुत ही कम पानी में खेती हो जाती है। इसमें सिंचाई में जल प्रयोग की कुशल मितव्ययी ड्रिप सिंचाई प्रणाली श्रेयस्कर है। इस प्रणाली की खोज सर्वप्रथम इजराइल में की गई थी। इसमें 75% तक जल की बचत होती, जैसे मैंने भी बताया था, बचत होती जल की बहुत ज़्यादा। इस प्रणाली में जल की मात्रा पौधों की जड़ तक पहुँचते हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क प्रदेशों के लिए यह प्रणाली अधिक कारगर मानी जाती है। अगर भारत में बात की जाए तो ये सिंचाई आपको हरियाणा में बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश में तो बहुत ही कम मिलेगी, लेकिन हरियाणा में आपको बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल सकती है। आगे चलते हैं। एनपीके के किस आनुपातिक प्रयोग की संस्तुति की गई है, तो कौन सा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 4:2:1, 4:2:1। भारत में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम का मानक अनुपात 4:2:1 है। इस अनुपात को कृषि के लिए उपयुक्त माना जाता है। अब पुस्तकों में अलग अलग दिया जाता है, तो वैसे यही वाला राइट होगा, 4:2:1। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में चयनात्मक या आंशिक यंत्रीकरण की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना से हुई, तो पंचवर्षीय योजनाओं से बहुत ज़्यादा प्रश्न बनने वाले हैं ग्रामीण प्रवेश के अंदर लेखपाल की परीक्षा में, तो यहाँ पे ये सब देखनी है आपको। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना। भारत में चयनात्मक या आंशिक यंत्रीकरण की शुरुआत 5वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। इस योजना के अंतर्गत आत्मनिर्भर पर विशेष बल दिया गया था। ठीक है, आत्मनिर्भर पर विशेष बल दिया गया था। अगला, थ्रेसर द्वारा दानों का अधिक नुकसान होता है यदि क्या हुआ हो, इसकी गति अधिक हो। अब गति ज़्यादा होती तो क्या होता है, जो दाने होते हैं उनको काट देता है थ्रेसर। तो यहाँ पे कौन सा हो जाए, इसकी गति अधिक हो। तो एक थ्रेसर द्वारा अनाजों का सर्वाधिक नुकसान उस समय होता है जब थ्रेसर की गति अधिक तीव्र होती है। तीव्र गति के कारण अनाज के दाने थ्रेसर के अंदर उच्च वायु दाब के कारण गति करने लगते हैं। थ्रेसर में संलग्न लोहे की प्लेट से कट जाते हैं, तत्पश्चात भूसे के साथ बाहर उड़ जाते हैं। एक तो ये नुकसान हो गया, बाहर भूसे के साथ उड़ जाते हैं और निकल भी आते हैं इधर अनाज की तरफ, तो उसमें कटे हुए आ जाते हैं। ठीक है, ये है। अगला है,
कृषि यंत्रीकरण का लाभ नहीं है। कृषि यंत्रीकरण का क्या लाभ नहीं है? तो श्रम एवं पशुपालन की बचत। अगला है उत्पादकता में वृद्धि, उत्पादन लागत में वृद्धि। अगला है रोजगार के अवसरों का विस्तार। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्पादन लागत में वृद्धि। ठीक है, उत्पादन लागत में वृद्धि। कृषि यंत्रीकरण के कारण श्रम एवं पशुधन की पर्याप्त बचत होती है, साथ ही उत्पादकता में वृद्धि होती है। इससे रोजगार के अवसरों का व्यापक विस्तार होता है। इससे उत्पादन लागत में कमी होती है, ना कि वृद्धि होती है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, उत्पादन लागत में वृद्धि। अगला है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की रीजनल रूरल बैंक यानी कि आरआरबी की स्थापना कब हुई थी? तो ये यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? 1975। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि संबंधी कार्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई थी। गोवा एवं सिक्किम को छोड़कर देश के अन्य सभी राज्यों में इसकी शाखाएं स्थापित हैं। इसी तर्ज पर ग्रामीण विकास के संबंधित कार्यों के लिए ऋण प्रदान करने हेतु वर्ष 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई थी। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखने योग्य हैं। नाबार्ड की स्थापना और आरआरबी की स्थापना, ये सारी ही चीज़ें। और एक इसमें क्या है? सिक्किम और गोवा को छोड़कर ये प्रश्न बन सकता है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हरित क्रांति के पश्चात भारतीय कृषि में क्या सुधार आया? तो खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता, व्यावसायिक कृषि, प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में वृद्धि। तो ये सारे ही फायदे हुए हैं, सारे ही सुधार हुए हैं, उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला है प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देश में कितने प्रतिशत भूभाग सिंचित भूमि पर बहुफसली कार्यक्रम लागू हैं? तो बहुफसली कार्यक्रम कितने पे हैं? जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 71%, 71%। तो व्याख्या देख लेते हैं इसकी। वर्ष 1966-67 में 36 लाख हेक्टेयर भूमि में बहुफसली कार्यक्रम को लागू किया गया था। वर्तमान में यह बहुफसली कार्यक्रम देश के 71% सिंचित भूमि पर लागू है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत मृदा की उर्वरा शक्ति को नष्ट किए बिना भूमि में इकाई क्षेत्र में अधिकतम उत्पादन किया जाता है। इसके उत्पादन में वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन आधुनिक कृषि यंत्र नहीं है? तो कौन सा आधुनिक कृषि यंत्र नहीं है? तो बैलों के हल, ये आधुनिक नहीं है। ये तो हमेशा से ही चला आ रहा है, बाकी सब ये आधुनिक कृषि यंत्र हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियोज़ अगर आप रेगुलरली चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं। देश में स्थापित कृषि उद्योग निगम के मुख्य कार्य क्या हैं? तो मुख्य कार्य क्या हैं इसमें? कृषि उपकरणों की आपूर्ति करना, अनाज प्रसंस्करण, भंडारण करना, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? उपरोक्त सभी। वर्तमान में देश के 17 राज्यों में कृषि उद्योग निगम को स्थापित किया गया है, जिसका मुख्य कार्य कृषि उपकरणों व मशीनरी की आपूर्ति तथा अनाज प्रसंस्करण तथा भंडारण को बढ़ावा देना है। यह निगम क्रय कृषि शक्ति के आधार पर ट्रैक्टर, पंप सेट जैसी महत्वपूर्ण मशीनरी का वितरण भी करती है। देश में कृषि सेवा केंद्रों की भी स्थापना की गई है, जो लोगों को तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करता है। अगला प्रश्न, भूमि संरक्षण व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्या है? वृक्षारोपण करना, पशुचारण को बढ़ावा देना, बेकार भूमि को कृषि योग्य बनाना, परती भूमि को कृषि में बदलना। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? पशुचारण को बढ़ावा देना। उद्देश्य नहीं